क्या कोई इंसान बिना पछतावे के दर्द दे सकता है? क्या कोई चेहरा बाहर से नॉर्मल और अंदर से पूरी तरह अंधेरा हो सकता है? और अगर ऐसा इंसान आपके आसपास हो तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां किताबों की दुनिया सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एहसास बन जाती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो इंसानी दिमाग के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हिस्से को खोलती है, टॉकिंग विद साइकोपैथ्स बियॉन्ड ईविल। इस किताब में आपको मिलेंगे ऐसे सच जो डराएंगे भी, सोचने पर मजबूर भी करेंगे। कुछ लोग जन्म से अलग होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है? क्या सीरियल किलर्स के दिमाग में इमोशन खत्म हो जाते हैं? क्या साइकोपैथ सच में हमारे बीच आम लोगों की तरह जीते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे चैप्टर वाइज, आसान और भावनात्मक अंदाज में। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, क्राइम स्टोरीज और डार्क रियलिटी को समझना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपको अंत तक बांधे रखेगी। दिल से स्वागत है आपका हमारे इस सफर में। आप देश के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं जरूर बताइए, इंडिया से या दुनिया के किसी और कोने से? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, व्हाट इज अ सीरियल किलर? रात का अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी असली डर इंसानों के चेहरे के पीछे छुपा होता है। ऐसे लोग जो भीड़ में बिल्कुल आम दिखाई देते हैं, जो मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो धीरे धीरे उन्हें इंसानियत से दूर ले जाता है। आज हम समझेंगे सीरियल किलर आखिर होता कौन है और क्या चीज एक इंसान को बार बार हत्या करने के लिए मजबूर करती है। सीरियल किलर वो व्यक्ति होता है जो एक से ज्यादा लोगों की हत्या करता है, लेकिन यह हत्या गुस्से या एक पल की लड़ाई में नहीं होती। इसके पीछे एक पैटर्न होता है, एक मानसिक चाहत होती है, एक ऐसा अंधेरा जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। अक्सर एक हत्या के बाद वो रुकता नहीं, कुछ समय शांत रहता है, फिर दोबारा उसी डरावनी भावना के साथ वापस आता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई सीरियल किलर्स बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं। कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इतने चार्मिंग होते हैं कि लोग उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यही वजह है कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि डर हमेशा डरावने चेहरे में नहीं छुपा होता। कभी कभी वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे लोगों के दिमाग में इमोशन अलग तरीके से काम करते हैं। उन्हें दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता, कई बार उनमें पछतावा भी नहीं होता। कुछ लोग बचपन में हिंसा, अब्यूज या डर के माहौल में बड़े होते हैं। कुछ के अंदर बचपन से ही अजीब बिहेवियर दिखाई देने लगता है, जानवरों को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना, दूसरों को दर्द देकर खुशी महसूस करना। ये सब शुरुआती संकेत हो सकते हैं। लेकिन हर खतरनाक बचपन वाला इंसान सीरियल किलर नहीं बनता और हर शांत इंसान सुरक्षित भी नहीं होता। इंसानी दिमाग बहुत जटिल है। कई बार अकेलापन, गुस्सा, नफरत और पावर की चाह मिलकर इंसान को अंदर से बदल देते हैं। कुछ सीरियल किलर्स अपने विक्टिम्स को सोच समझकर चुनते हैं। कुछ एक खास तरह के लोगों को निशाना बनाते हैं। कई बार उनके अपराधों में एक पैटर्न दिखाई देता है, जैसे एक ही तरीका, एक जैसी जगह या एक खास समय। इसी पैटर्न की मदद से पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करता है? कुछ लोग कंट्रोल चाहते हैं, कुछ के अंदर बदला भरा होता है, कुछ लोगों को दूसरों को दर्द देकर मानसिक संतुष्टि मिलती है, और यही सोच सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ऐसे लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे सकते हैं। दुनिया के कई मशहूर सीरियल किलर्स को देखने के बाद एक बात समझ आती है कि ईविल हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वो बहुत शांत होता है, धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतता है और फिर अचानक उनका सबसे बड़ा डर बन जाता है। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को कई बार साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहा जाता है, लेकिन हर साइकोपैथ किलर नहीं होता और हर किलर साइकोपैथ नहीं होता। फिर भी दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दूसरों की भावनाओं से दूरी और खुद की इच्छा को सबसे ऊपर रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि सीरियल किलर दिखने में अलग होंगे, उनकी आंखों में डर होगा या उनका चेहरा अजीब होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई बार वे टीचर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। यही बात इस विषय को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। जब हम ऐसे अपराधों के बारे में सुनते हैं तो अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इंसान जन्म से बुरा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? इस सवाल का जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर समझ आता है
कि इंसानी दिमाग के अंदर छुपा अंधेरा अगर समय पर न समझा जाए तो वो किसी की जिंदगी ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां खत्म कर सकता है। कई सीरियल किलर्स अपने अपराधों के बाद सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं। वे लोगों के बीच घूमते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं और कोई कल्पना भी नहीं कर पाता कि उनके अंदर कितना खतरनाक सच छुपा है। यही वजह है कि क्राइम साइकोलॉजी आज दुनिया के सबसे रहस्यमयी सब्जेक्ट्स में से एक बन चुका है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में किसी इंसान को पूरी तरह पहचान सकते हैं, या हर चेहरे के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी होती है जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा सामान्य दिखाई देते हैं। चैप्टर 3, इंटरव्यूइंग सीरियल किलर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी सीरियल किलर के सामने बैठ जाएं तो कैसा महसूस होगा? एक ऐसा इंसान जिसने कई लोगों की जान ली हो, जिसके अंदर पछतावा ना हो, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति हो। ऐसे इंसान से बात करना सिर्फ डर नहीं बल्कि एक मानसिक परीक्षा जैसा होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स या जर्नलिस्ट्स किसी सीरियल किलर का इंटरव्यू लेते हैं तो उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं होता। वे समझना चाहते हैं कि आखिर इंसानी दिमाग इतना अंधेरा कैसे बन जाता है, क्या चीज किसी इंसान को बार बार हत्या करने के लिए तैयार करती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे लोग खुद को गलत मानते भी हैं या नहीं। कई सीरियल किलर्स शुरुआत में बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे धीरे धीरे बात करते हैं, आंखों में देखकर जवाब देते हैं और कई बार इतने सामान्य लगते हैं कि सामने वाला भूल जाता है कि वो किस इंसान के सामने बैठा है। यही चीज इंटरव्यू को और ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि सामने बैठा इंसान बाहर से बिल्कुल शांत होता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी यादें होती हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ इंटरव्यूअर्स बताते हैं कि कई सीरियल किलर्स को अपने अपराधों के बारे में बात करना पसंद होता है। वे खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनसे डरते हैं और वही डर उन्हें मानसिक संतुष्टि देता है। कई बार वे अपने अपराधों को कहानी की तरह बताते हैं, जैसे उन्हें किसी दर्द का एहसास ही ना हो। लेकिन हर किलर एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हैं और कुछ इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला इंसान भी धीरे धीरे उनके शब्दों के असर में आने लगता है। यही वजह है कि ऐसे इंटरव्यूज लेना आसान नहीं होता। सामने बैठा इंसान आपकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता है। वो समझना चाहता है कि आप डर रहे हैं या नहीं। वो आपके सवालों को घुमाने की कोशिश करता है। कई बार वो सच और झूठ को इतनी सफाई से मिलाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ सीरियल किलर्स अपने बचपन की बातें बताते हैं, हिंसा, अकेलापन, डर, अब्यूज या वो गुस्सा जो सालों तक उनके अंदर जमा होता गया। लेकिन डरावनी बात यह है कि कई लोग कठिन बचपन के बावजूद सामान्य जिंदगी जीते हैं। फिर आखिर कुछ लोग ही इतने खतरनाक क्यों बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है। कई इंटरव्यूज में यह देखा गया कि कुछ किलर्स दूसरों की भावनाओं को समझते जरूर हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। उन्हें पता होता है सामने वाला कब दुखी होगा, कब डरेगा, लेकिन उनके अंदर सिंपैथी पैदा नहीं होती। यानी वे इमोशन को समझते हैं लेकिन उससे जुड़ते नहीं। एक और अजीब बात यह है कि कुछ सीरियल किलर्स अपने अपराधों के बारे में बात करते समय गर्व महसूस करते हैं। उनकी आवाज में पछतावे की जगह ईगो दिखाई देता है, जैसे उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। यही सोच उन्हें सामान्य इंसानों से पूरी तरह अलग बना देती है। इंटरव्यू के दौरान कई बार लंबे साइलेंस भी होते हैं, ऐसा साइलेंस जो कमरे की हवा तक भारी कर देता है। सामने बैठा इंसान बिना एक्सप्रेशन के देखता रहता है और इंटरव्यू लेने वाला सोचता है कि आखिर इस चेहरे के पीछे क्या चल रहा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि सबसे डरावनी चीज अपराध की कहानी नहीं होती, बल्कि वो शांति होती है जिसके साथ सीरियल किलर अपने अपराधों को याद करता है, मानो उसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। कुछ किलर्स खुद को भगवान जैसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास किसी की जिंदगी और मौत का कंट्रोल है, और यही कंट्रोल धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी लत बन जाता है। पावर की यह फीलिंग उन्हें बार बार अपराध की तरफ खींचती है। लेकिन इंटरव्यूज सिर्फ अपराध समझने के लिए नहीं होते, वे इंसानी दिमाग के सबसे गहरे अंधेरे को समझने की कोशिश भी होते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की सोच को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि इंसान का दिमाग कितना रहस्यमयी और खतरनाक हो सकता है। कुछ इंटरव्यूअर्स बाद में बताते हैं कि उन मुलाकातों ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे कई रातों तक सो नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे इंसान की आंखों में देखा था जिसे दर्द देने से डर नहीं लगता था।
और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि कई सीरियल किलर्स इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं। वे हंसते हैं, धीरे से बात करते हैं, कभी कभी मजाक भी करते हैं। और यही चीज इंसानी दिमाग को हिला देती है, क्योंकि हम हमेशा मानना चाहते हैं कि ईविल अलग दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ईविल बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ऐसे इंसानों के अंदर कभी पछतावा आता है? कुछ मामलों में शायद हाँ, लेकिन कई बार जवाब। चैप्टर 4 ऑल शेप्स एंड साइजेस। जब लोग किसी खतरनाक अपराधी के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक तय तस्वीर बनती है। एक डरावना चेहरा, अजीब आंखें, गुस्से से भरी आवाज। लेकिन असली दुनिया में खतरा हमेशा ऐसा दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसे देखकर आप कभी शक भी नहीं करेंगे। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी सच्चाई है कि ईविल किसी एक चेहरे में नहीं आता। वो किसी भी उम्र में, किसी भी कपड़े में, किसी भी पर्सनालिटी में छुपा हो सकता है। कुछ सीरियल किलर्स बहुत शांत और इंट्रोवर्ट होते हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ बेहद फ्रेंडली और चार्मिंग होते हैं। वे आसानी से लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। उनकी मुस्कान इतनी सामान्य लगती है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके अंदर कितना अंधेरा छुपा है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्रिमिनल्स गरीब या असफल होंगे, लेकिन इतिहास बताता है कि कई सीरियल किलर्स अच्छी नौकरी करते थे। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ सोल्जर्स, कुछ बिजनेसमैन, कुछ टीचर्स। यानी समाज में सम्मान पाने वाले लोग भी अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि क्राइम साइकोलॉजी इतनी रहस्यमयी बन जाती है, क्योंकि इंसानी चेहरा हमेशा सच्चाई नहीं बताता। कई लोग अपनी असली पर्सनालिटी को इतने अच्छे से छुपाते हैं कि सालों तक कोई उन पर शक नहीं करता। कुछ किलर्स बाहर से बहुत केयरिंग दिखाई देते हैं। वे लोगों की मदद करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। उनके लिए रिश्तों की कोई असली कीमत नहीं होती। वे इमोशन को महसूस करने के बजाय उसे कंट्रोल करने का तरीका समझते हैं। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ आती है कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिससे सीरियल किलर को पहचाना जा सके। हर इंसान अलग है, हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कुछ गुस्से से अपराध करते हैं, कुछ पावर के लिए, कुछ मानसिक संतुष्टि के लिए, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों का दर्द देखकर आनंद मिलता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या ऐसे लोग जन्म से अलग होते हैं या जिंदगी उन्हें ऐसा बना देती है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेनेटिक्स यानी जन्म से जुड़ी चीजें असर डालती हैं, जबकि कुछ का मानना है कि बचपन का माहौल इंसान को बदल देता है। हिंसा, डर, अब्यूज, अकेलापन, बार बार अपमान, ये सब इंसान के दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन हर दर्द झेलने वाला इंसान अपराधी नहीं बनता, और यही बात साइकोलॉजी को और ज्यादा जटिल बना देती है। दो लोग एक जैसी मुश्किल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एक सामान्य इंसान बनता है और दूसरा खतरनाक अपराधी। यानी इंसानी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसे पूरी तरह समझना आज भी आसान नहीं है। कुछ सीरियल किलर्स अपनी जिंदगी में बिल्कुल सामान्य रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह काम पर जाते हैं, लोगों से हंसकर बात करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, और फिर रात में उनका दूसरा चेहरा सामने आता है। यही दोहरी जिंदगी सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग सच्चाई से पूरी तरह अनजान होते हैं। कुछ अपराधी बेहद साफ और व्यवस्थित होते हैं। वे हर चीज प्लान करते हैं, कोई गलती नहीं छोड़ते। जबकि कुछ बहुत ज्यादा हिंसक और अनियंत्रित होते हैं। उनके अपराध गुस्से और अराजकता से भरे होते हैं। यानी हर किलर का तरीका अलग होता है। एक और डरावनी बात यह है कि कई सीरियल किलर्स समाज में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। वे दूसरों की तरह दिखाई देते हैं, बात करते हैं, जीते हैं, और यही उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि लोग खतरे को दूर ढूंढते रहते हैं, जबकि कई बार खतरा उनके बिल्कुल पास होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर एम्पैथी बहुत कम होती है। वे दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए इंसान सिर्फ ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। यही सोच धीरे धीरे अपराध को आसान बना देती है। कई बार अपराधियों की आंखों में डर नहीं, बल्कि खालीपन दिखाई देता है। एक ऐसा खालीपन जहां इमोशन कम और अंधेरा ज्यादा होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यही है कि बाहर से वे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे सकते हैं। इंसान अक्सर ये मानना चाहता है कि अच्छा और बुरा आसानी से अलग दिख जाएगा, लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं है। कई बार अच्छाई के चेहरे के पीछे अंधेरा छुपा होता है, और कई बार शांत दिखने वाला इंसान अंदर से तूफान बन चुका होता है।
इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईविल किसी एक चेहरे में कैद नहीं होता। वो किसी भी उम्र, किसी भी समाज, किसी भी पर्सनैलिटी में छुपा हो सकता है। और शायद यही बात इंसानी दुनिया को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि हम चेहरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन चेहरों के पीछे छुपे दिमाग को कभी पूरी तरह नहीं जान पाते। Some men you just can't reach। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक शब्द पहुंच ही नहीं पाते। आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, उन्हें सही और गलत का फर्क बताते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं बदलता। मानो उनके दिल और दिमाग के बीच का रिश्ता टूट चुका हो। यही इस अध्याय की सबसे गहरी और डरावनी सच्चाई है कि कुछ इंसानों के अंदर इमोशन इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाते। और जब इंसान दूसरों का दर्द महसूस करना बंद कर देता है, तब वो धीरे धीरे इंसानियत से दूर जाने लगता है। बहुत से अपराधियों की जिंदगी को देखने पर एक बात सामने आती है कि कई बार समाज, परिवार, दोस्त, यहां तक कि कानून भी उन्हें बदल नहीं पाता। वे बार बार गलतियां करते हैं, बार बार लोगों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उनके अंदर पछतावे की भावना पैदा नहीं होती। कुछ लोग जेल जाते हैं, सजा पाते हैं, फिर बाहर आते हैं, लेकिन दोबारा वही अपराध करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर से ज्यादा गहरी कोई और चीज काम कर रही होती है। एक अंधेरी सोच, एक ऐसी मानसिकता जो दूसरों की जिंदगी को महत्व नहीं देती। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग सामान्य लोगों से अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। जहां एक सामान्य इंसान दर्द देखकर दुख महसूस करता है, वहीं कुछ लोग बिल्कुल खाली महसूस करते हैं, मानो उनके अंदर सिंपैथी का हिस्सा ही कमजोर हो चुका हो। सबसे मुश्किल बात यह है कि ऐसे लोग हमेशा गुस्से वाले या हिंसक दिखाई नहीं देते। कई बार वे शांत होते हैं, धीरे से बात करते हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। कुछ अपराधियों को बचपन से ही प्यार नहीं मिला, कुछ हिंसा के बीच बड़े हुए, कुछ को लगातार अपमान और डर मिला। धीरे धीरे उनका दिमाग खुद को बचाने के लिए इमोशन बंद करने लगा। लेकिन हर दुख झेलने वाला इंसान अपराधी नहीं बनता। यानी दर्द सिर्फ एक कारण हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। कई बार ऐसे लोग दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझने लगते हैं। उनके लिए रिश्ते सिर्फ फायदा होते हैं। वे झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपराध बोध महसूस नहीं होता। यही वजह है कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद महसूस करे कि उसने गलत किया है। लेकिन अगर किसी को अपने कर्मों पर पछतावा ही ना हो, तो उसके अंदर बदलाव की शुरुआत कैसे होगी? कुछ इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अपराधियों से बात की जो अपने किए गए अपराधों के बारे में बिना इमोशन के बात करते थे, मानो वे किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हों। न शर्म, न दुख, न पछतावा, बस एक ठंडी शांति। यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि गुस्से को समझा जा सकता है, डर को महसूस किया जा सकता है, लेकिन खालीपन को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग सोचते हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई जरूर होती है, लेकिन यह अध्याय उस सोच को चुनौती देता है, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर का अंधेरा इतना गहरा हो चुका है कि वहां तक रोशनी पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई सीरियल किलर्स अपने विक्टिम्स को इंसान की तरह नहीं देखते, वे उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसे इस्तेमाल किया जा सके। और जब इंसान दूसरों को इंसान की तरह देखना बंद कर देता है, तब अपराध उसके लिए आसान होने लगता है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि समाज अक्सर बहुत देर से समझ पाता है कि कोई इंसान कितना खतरनाक बन चुका है। शुरुआत में लोग उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, कभी गुस्सा कहकर, कभी बैड टेम्पर कहकर, कभी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी कहकर। लेकिन धीरे धीरे वही बिहेवियर खतरनाक रूप लेने लगता है। कुछ अपराधियों के अंदर पावर की भूख बहुत ज्यादा होती है। वे लोगों को डराकर खुद को मजबूत महसूस करते हैं। उनके लिए दूसरों का दर्द एक इमोशन नहीं, बल्कि कंट्रोल का तरीका बन जाता है, और यही सोच उन्हें और गहरे अंधेरे में ले जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि कई बार उनके आसपास के लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक प्यार भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनके अंदर इमोशन की दुनिया धीरे धीरे मर चुकी होती है। साइकोलॉजी आज भी इस सवाल का पूरा जवाब नहीं ढूंढ पाई है। क्या ऐसे लोग कभी सच में बदल सकते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं
शायद बहुत कम। कुछ कहते हैं अगर बचपन में सही मदद मिले तो बदलाव संभव है, लेकिन जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तब वापसी का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। इस अध्याय का सबसे भारी एहसास यही है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर तक कोई पहुंच नहीं पाता, न शब्द, न कानून, न डर, न प्यार। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डराती है कि इंसानी चेहरे के पीछे कभी कभी ऐसा खालीपन छुपा होता है जहां इंसानियत की आवाज पहुंच ही नहीं पाती। चैप्टर 6, द होमिसाइडल ब्रेन। इंसान का दिमाग इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। यही दिमाग प्यार महसूस करता है, रिश्ते बनाता है, सपने देखता है। लेकिन यही दिमाग कभी कभी इतना अंधेरा भी बन जाता है कि वो किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं कांपता। आज का अध्याय इंसानी दिमाग के उसी खतरनाक हिस्से के बारे में है जिसे कई एक्सपर्ट्स होमिसाइडल ब्रेन कहते हैं, यानी ऐसा दिमाग जो हत्या की तरफ खींचने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई इंसान जन्म से ऐसा होता है या जिंदगी धीरे धीरे उसके दिमाग को बदल देती है? कई वैज्ञानिकों और साइकोलॉजिस्ट्स ने सालों तक अपराधियों के दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि कुछ खतरनाक अपराधियों के ब्रेन के कुछ हिस्से सामान्य लोगों से अलग तरीके से काम करते हैं। खास तौर पर वो हिस्सा जो इमोशन, फियर, डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी को कंट्रोल करता है। जब एक सामान्य इंसान किसी को दर्द में देखता है तो उसके दिमाग में इमोशनल रिएक्शन पैदा होता है। उसे दुख महसूस होता है, पछतावा होता है। लेकिन कुछ अपराधियों के दिमाग में यह प्रतिक्रिया बहुत कमजोर होती है, मानो किसी ने अंदर से इमोशन की आवाज कम कर दी हो। यही वजह है कि कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के बाद भी सामान्य बने रहते हैं। उन्हें रात में नींद आ जाती है, वे अगले दिन फिर सामान्य जिंदगी जी लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपराध का बोझ वैसा महसूस नहीं होता जैसा एक सामान्य इंसान महसूस करता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जेनेटिक्स भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे दिमाग के साथ जन्म ले सकते हैं जिसमें एग्रेशन या इंपल्स ज्यादा हों। लेकिन सिर्फ जन्म इंसान को किलर नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो हर ऐसा इंसान अपराधी बन जाता। असल कहानी दिमाग और जिंदगी के अनुभवों के बीच छुपी होती है। बचपन का डर, हिंसा, अब्यूज, अकेलापन, लगातार अपमान, ये सब धीरे धीरे इंसान के दिमाग को बदल सकते हैं। जब कोई बच्चा बार बार दर्द देखता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए इमोशन को बंद करना शुरू कर सकता है। धीरे धीरे वो दूसरों के दर्द को सामान्य मानने लगता है। लेकिन फिर भी हर दर्द झेलने वाला इंसान खतरनाक नहीं बनता, यानी सिर्फ ट्रॉमा पूरी वजह नहीं है। कुछ लोग टूटकर भी अच्छे इंसान बने रहते हैं और कुछ लोग अंधेरे में खो जाते हैं। यही बात इंसानी साइकोलॉजी को इतना जटिल बनाती है। कुछ अपराधियों के ब्रेन स्कैन्स में यह पाया गया कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो फियर और मॉरल जजमेंट से जुड़ा होता है कम सक्रिय था, यानी उन्हें खतरे या अपराध का एहसास सामान्य लोगों जितना गहरा नहीं होता। कुछ लोग इसे बायोलॉजिकल डिफरेंस मानते हैं, लेकिन यह सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। सबसे डरावनी बात यह है कि होमिसाइडल ब्रेन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग सामान्य बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, काम कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की सोच पूरी तरह अलग हो सकती है। कुछ अपराधियों को दूसरों पर कंट्रोल करने में आनंद मिलता है। उनके लिए हत्या सिर्फ गुस्से का परिणाम नहीं होती, बल्कि पावर महसूस करने का तरीका बन जाती है। उन्हें लगता है कि किसी की जिंदगी और मौत उनके हाथ में है, और यही भावना धीरे धीरे उनकी मानसिक लत बन जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर फैंटेसी बहुत गहरी हो जाती है। वे अपने दिमाग में हिंसा की कल्पनाएं करते रहते हैं। धीरे धीरे वही कल्पनाएं रियलिटी में बदलने लगती हैं। अगर समय पर उन्हें मदद ना मिले तो उनका दिमाग उस अंधेरे को सामान्य मानने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग अकेले काम नहीं करता, उसके आसपास का माहौल भी उसे प्रभावित करता है। अगर कोई इंसान लगातार हिंसा, नफरत या अपराध के माहौल में जीता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर अपराधी का दिमाग पूरी तरह खराब होता है। कई सीरियल किलर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वे प्लानिंग करते हैं, सावधानी बरतते हैं और अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं। यानी उनका दिमाग कमजोर नहीं, बल्कि कई मामलों में बहुत चालाक होता है। बस उनकी मॉरल थिंकिंग अलग दिशा में चली जाती है। सबसे कठिन सवाल यही है, क्या ऐसे दिमाग को बदला जा सकता है?
कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर शुरुआती संकेतों को समय पर समझ लिया जाए, अगर बच्चों को सही इमोशनल सपोर्ट मिले, अगर मानसिक समस्याओं का इलाज हो, तो कई लोग अंधेरे की तरफ जाने से बच सकते हैं। लेकिन जब हिंसा इंसान की आदत और मानसिक संतुष्टि बन जाए, तब बदलाव बहुत कठिन हो जाता है। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि हत्या सिर्फ हथियार से नहीं होती। उसकी शुरुआत बहुत पहले दिमाग के अंदर होती है। एक सोच, एक भावना, एक अंधेरा जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि इंसानी दिमाग, जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बना सकता है, वही कभी कभी सबसे खतरनाक अंधेरा भी पैदा कर सकता है। जॉन रेजिनाल्ड हैलिडे क्रिस्टी। कुछ चेहरे इतने सामान्य होते हैं कि उन्हें देखकर कभी डर महसूस नहीं होता, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे शांत चेहरों के पीछे सबसे खतरनाक सच्चाई छुपी होती है। जॉन रेजिनाल्ड हैलिडे क्रिस्टी ऐसा ही एक नाम था। एक ऐसा इंसान जो बाहर से कमजोर, शांत और साधारण दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर एक बेहद अंधेरी दुनिया पल रही थी। क्रिस्टी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग बताया जाता है। वो अंदर से डरपोक भी था और मानसिक रूप से अस्थिर भी। कुछ लोगों का मानना था कि उसके बचपन के अनुभवों ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला, लेकिन समय के साथ उसके अंदर जो अंधेरा बढ़ा, वो सिर्फ एक परेशान इंसान का दर्द नहीं था, वो धीरे धीरे खतरनाक मानसिकता में बदल चुका था। बाहर से क्रिस्टी बिल्कुल नॉर्मल आदमी दिखाई देता था, धीरे बोलने वाला, शांत रहने वाला, एक ऐसा इंसान जिस पर लोग आसानी से शक न करें। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि लोग अक्सर खतरे को गुस्से और हिंसा में ढूंढते हैं, शांति में नहीं। वो लोगों का भरोसा जीतना जानता था, खासतौर पर महिलाओं का। वो खुद को मददगार और समझदार दिखाता था, लेकिन उसके अंदर दूसरों को कंट्रोल करने की गहरी चाह थी। धीरे धीरे ये चाह हिंसा और हत्या में बदलती गई। क्रिस्टी का नाम सबसे ज्यादा उस घर की वजह से याद किया जाता है जहां उसने अपने अपराधों को अंजाम दिया। एक साधारण सा घर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर ऐसी सच्चाइयां दबी थीं जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि क्रिस्टी अपने अपराधों को बहुत शांति से अंजाम देता था। उसके अंदर घबराहट कम दिखाई देती थी, मानो वो दो अलग जिंदगी जी रहा हूं, एक दुनिया के सामने और एक अपने अंधेरे दिमाग के अंदर। कई लोगों ने बाद में कहा कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। यही बात इस मामले को और ज्यादा भयावह बनाती है, क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता था, वो बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखाई देता था। क्रिस्टी मैनिपुलेशन में बहुत माहिर था। वो लोगों की कमजोरियों को समझता था, उनका भरोसा जीतता था और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। उसके अपराध सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थे, वे मानसिक कंट्रोल का भी हिस्सा थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसके अंदर पावर और डोमिनेंस की गहरी मानसिक चाह थी। उसे दूसरों को कमजोर और असहाय महसूस कराकर संतुष्टि मिलती थी। यही भावना धीरे धीरे उसके अपराधों का हिस्सा बनती गई। सबसे दुखद बात यह थी कि उसके आसपास के लोग लंबे समय तक सच्चाई नहीं समझ पाए, क्योंकि क्रिस्टी खुद को बहुत सामान्य तरीके से पेश करता था। वो ऐसा इंसान नहीं लगता था जिससे लोग डरें, और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। उस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी आज जितनी एडवांस्ड नहीं थी। कई गलतियां हुई, कई संकेत नजरअंदाज किए गए, और इसी वजह से सच्चाई सामने आने में समय लगा। इस मामले का एक और दर्दनाक हिस्सा यह था कि एक निर्दोष इंसान को भी इस केस में सजा मिली, क्योंकि असली अपराधी लंबे समय तक छुपा रहा। यह घटना दिखाती है कि जब जांच में गलती होती है तो उसका असर कितनी जिंदगियों पर पड़ सकता है। जब आखिरकार क्रिस्टी की सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए। एक शांत, साधारण आदमी के पीछे इतना अंधेरा कैसे छुपा हो सकता है? यह सवाल हर किसी के दिमाग में था। उसके अपराधों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईविल हमेशा डरावना दिखाई नहीं देता। कई बार वो बहुत शांत, धीमा और सामान्य चेहरों के पीछे छुपा होता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने क्रिस्टी के बिहेवियर को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एम्पैथी बेहद कम थी। वो दूसरों के दर्द से इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं करता था। साथ ही वो बेहद मैनिपुलेटिव भी था, यानी वो लोगों को मानसिक रूप से कंट्रोल करना जानता था। उसका मामला क्राइम साइकोलॉजी में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने ये दिखाया कि एक इंसान बाहर से कितना सामान्य दिख सकता है और अंदर से कितना खतरनाक हो सकता है। कई लोगों के लिए क्रिस्टी सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो इंसानी दिमाग के अंधेरे का प्रतीक बन गया। एक ऐसा उदाहरण जिसने दुनिया को यह समझाया कि खतरा हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वो धीरे से मुस्कुराता है।
ये अध्याय हमें बार बार यही एहसास कराता है कि इंसान को सिर्फ उसके चेहरे से समझना असंभव है, क्योंकि कई बार सबसे शांत आंखों के पीछे सबसे खतरनाक सोच छुपी होती है। और शायद जॉन क्रिस्टी की कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई यही है कि वो किसी कहानी का काल्पनिक विलन नहीं था। वो असली दुनिया का एक साधारण दिखने वाला इंसान था, जिसके अंदर इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। पीटर कर्टन। कुछ लोगों के नाम इतिहास में सिर्फ अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि डर के प्रतीक के रूप में दर्ज हो जाते हैं। पीटर कर्टन ऐसा ही एक नाम था, एक ऐसा इंसान जिसके अपराधों ने पूरे जर्मनी को डर और बेचैनी से भर दिया था। लोग रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर अजनबी चेहरा शक की नजर से देखा जाने लगा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कब और कहां होगा। पीटर कर्टन को बाद में डुसलडॉर्फ मॉन्स्टर कहा गया, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है। ये इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्से की कहानी है। एक ऐसा दिमाग जो धीरे धीरे हिंसा में आनंद महसूस करने लगा था। उसका बचपन बेहद कठिन बताया जाता है। घर का माहौल हिंसा और डर से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उसके पिता बेहद क्रूर स्वभाव के थे। घर में मारपीट, डर और मानसिक तनाव आम बात थी। ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। लेकिन पीटर के अंदर जो बदलाव आया, वो सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहा। वो धीरे धीरे खतरनाक हिंसा में बदल गया। बहुत छोटी उम्र से ही उसके अंदर अजीब और हिंसक बिहेवियर दिखाई देने लगा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसे दूसरों को दर्द देकर अजीब संतुष्टि महसूस होती थी। ये बात सामान्य नहीं थी, लेकिन उस समय साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को आज जितना समझा नहीं जाता था, इसलिए शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। धीरे धीरे उसके अपराध बढ़ते गए। वो लोगों पर अचानक हमला करता और फिर गायब हो जाता। उसके अंदर सिर्फ हत्या की इच्छा नहीं थी, बल्कि डर पैदा करने की भी चाह थी। उसे लगता था कि वो लोगों के मन में डर बन चुका है, और यही सोच उसे मानसिक संतुष्टि देती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि पीटर कर्टन कई बार अपने अपराधों के बारे में शांति से बात करता था, मानो उसे अपने किए गए दर्द का एहसास ही ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसके अंदर एम्पैथी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो दूसरों को इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपनी हिंसक इच्छाओं का हिस्सा समझने लगा था। उसके अपराधों में एक अजीब क्रूएल्टी दिखाई देती थी। सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि दर्द को महसूस करने और कंट्रोल करने की चाह। यही बात उसे सामान्य अपराधियों से अलग बनाती है। जब उसके अपराध बढ़ने लगे तो पूरा शहर डर में जीने लगा। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार बच निकलता था। लोगों के अंदर पैनिक बढ़ता जा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ये इंसान कौन है और क्यों इतनी बेरहमी से लोगों को निशाना बना रहा है। पीटर बाहर से हमेशा डरावना दिखाई नहीं देता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था, सामान्य इंसान की तरह बात करता था, और यही वजह थी कि लंबे समय तक लोग उसकी असली पहचान नहीं समझ पाए। कई साइकोलॉजिस्ट्स ने बाद में उसके दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि उसके अंदर हिंसा सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उसकी मानसिक इच्छा बन चुकी थी। उसे दूसरों पर पावर महसूस करने में आनंद आता था, और धीरे धीरे यही भावना उसकी सबसे बड़ी लत बन गई। उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे इंसानी दिमाग बार बार हिंसा करते करते संवेदनहीन हो सकता है। शुरुआत में अपराध डर पैदा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही अपराध कुछ लोगों के लिए नॉर्मल बन जाता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब आखिरकार पीटर कर्टन पकड़ा गया तो लोगों को उम्मीद थी कि वे किसी डरावने मॉन्स्टर को देखेंगे, लेकिन सामने एक सामान्य दिखने वाला इंसान था। यही बात लोगों को अंदर तक हिला गई, क्योंकि ईविल हमेशा फिल्मों की तरह अलग नहीं दिखता। कई बार वो बिल्कुल आम चेहरे में छुपा होता है। पूछताछ के दौरान भी उसके अंदर अजीब शांति दिखाई देती थी। वो अपने अपराधों के बारे में बिना ज्यादा इमोशन के बात करता था, मानो वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। यही मानसिक ठंडापन उसे और ज्यादा भयावह बनाता है। कुछ लोगों ने उसे पूरी तरह पागल कहा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो अपने अपराधों को समझता था। उसे सही और गलत का फर्क पता था। फिर भी उसने हिंसा को चुना, यानी उसका दिमाग सिर्फ अस्थिर नहीं था, बल्कि गहरे अंधेरे में डूब चुका था। पीटर कर्टन का मामला क्राइम साइकोलॉजी में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसने ये दिखाया कि बचपन का ट्रॉमा, मानसिक समस्याएं और हिंसक इच्छाएं मिलकर इंसान को कितना खतरनाक बना सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये चेतावनी भी है
कि अगर मानसिक अंधेरे को समय रहते ना समझा जाए तो वो धीरे धीरे ऐसी भयावह सच्चाई बन सकता है जो पूरी दुनिया को डरा दे। इस अध्याय का सबसे भारी एहसास यही है कि इंसानी दिमाग जब दर्द से टूटकर हिंसा में सुख ढूंढने लगे तब वो सिर्फ खतरनाक नहीं रहता, वो डर का जीता जागता रूप बन जाता है। और शायद पीटर कर्टन की कहानी आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि उसने दुनिया को यह एहसास कराया कि असली मॉन्स्टर हमेशा किसी अलग दुनिया से नहीं आते, कई बार वे इंसानों के बीच ही जन्म लेते हैं। नेविल जॉर्ज क्लीवली हीथ। कुछ लोग पहली नजर में बेहद आकर्षक दिखाई देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होती है कि लोग आसानी से उनकी तरफ खिंच जाते हैं। वे आत्मविश्वास से बात करते हैं, सभ्य दिखाई देते हैं और उनके आसपास एक अलग तरह का चार्म महसूस होता है। लेकिन कभी कभी यही आकर्षण सबसे खतरनाक नकाब बन जाता है। नेविल जॉर्ज क्लीवली हीथ ऐसा ही एक इंसान था। बाहर से स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बेहद चार्मिंग, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरी मानसिकता छुपी हुई थी जिसने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल कर दिया। हीथ का जीवन शुरू से ही स्थिर नहीं था। उसके अंदर झूठ बोलने और खुद को बड़ा दिखाने की आदत थी। वो अक्सर अपनी पहचान बदलता, लोगों के सामने खुद को अलग अलग रूप में पेश करता। कई बार खुद को मिलिट्री ऑफिसर बताता, कभी अमीर और प्रभावशाली इंसान की तरह व्यवहार करता। उसे लोगों को प्रभावित करना पसंद था और शायद यही उसके अंदर की सबसे खतरनाक शुरुआत थी। कुछ लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, लेकिन हीथ के अंदर सिर्फ दिखावे की चाह नहीं थी। वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, खासतौर पर महिलाओं को। उसके अंदर पावर और डोमिनेंस की गहरी इच्छा थी और यही भावना धीरे धीरे हिंसा में बदलने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बाहर से बेहद सभ्य दिखाई देता था। लोग उसके साथ सुरक्षित महसूस करते थे। उसकी बातचीत, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ऐसा था जिससे लोग आसानी से भरोसा कर लेते थे। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। कई अपराधियों की तरह हीथ भी दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक दुनिया जो लोगों को दिखाई देती थी और दूसरी जो उसके दिमाग के अंधेरे में छुपी थी। यही दोहरा चेहरा उसे और ज्यादा खतरनाक बनाता था। उसके अपराधों में सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि क्रूएल्टी और मानसिक हिंसा भी थी। उसके अंदर दूसरों को दर्द देकर पावर महसूस करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं था, यह कंट्रोल और मानसिक संतुष्टि की बात बन चुकी थी। जब उसके अपराध सामने आने लगे तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि हीथ किसी फिल्मी विलन जैसा नहीं दिखता था। वो एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड और सोशल दिखाई देता था। यानी वो उन लोगों में से था जिन पर समाज जल्दी शक नहीं करता। यही इस मामले की सबसे डरावनी सच्चाई है कि ईविल हमेशा डरावना दिखाई नहीं देता। कई बार वो बेहद आकर्षक चेहरों के पीछे छुपा होता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने बाद में उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि उसके अंदर एम्पैथी बहुत कम थी। वो दूसरों की भावनाओं को समझता जरूर था, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं था। यानी वो इमोशन को महसूस करने के बजाय इस्तेमाल करना जानता था। कुछ लोगों के लिए रिश्ते प्यार और भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन हीथ जैसे लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ कंट्रोल का जरिया बन जाते हैं। वे सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें भरोसे में लेते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रभाव में ले आते हैं। उसकी कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे बाहरी पर्सनैलिटी कई बार इंसान की असली सच्चाई को छुपा देती है। अगर कोई अच्छा बोलता हो, अच्छा दिखता हो और कॉन्फिडेंस से भरा हो, तो लोग उसे ऑटोमेटिकली अच्छा इंसान मान लेते हैं। यही ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हीथ के अंदर हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, उसके अपराधों में मानसिक कंट्रोल भी शामिल था। उसे दूसरों को कमजोर और असहाय महसूस कराना पसंद था। यही मानसिकता धीरे धीरे उसके अपराधों का हिस्सा बनती गई। जब आखिरकार वो पकड़ा गया तो लोगों के लिए यह मानना मुश्किल था कि इतना सामान्य और आकर्षक दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इतिहास बार बार यही साबित करता है कि इंसानी चेहरा हमेशा असली पर्सनालिटी नहीं दिखाता। उसकी पूछताछ के दौरान भी उसके अंदर अजीब आत्मविश्वास दिखाई देता था, मानो उसे खुद पर बहुत भरोसा हो। कुछ अपराधियों की तरह उसके अंदर पछतावा बहुत कम दिखाई दिया, और यही चीज उसे और ज्यादा भयावह बनाती है। क्राइम साइकोलॉजी में नेविल हीथ का मामला इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने ये दिखाया कि चार्म और ईविल कई बार एक ही इंसान के अंदर मौजूद हो सकते हैं।
एक इंसान बाहर से बेहद आकर्षक और अंदर से बेहद खतरनाक हो सकता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसानों को कैसे जज करते हैं। क्या सिर्फ किसी की मुस्कान देखकर हम उसे अच्छा मान लेते हैं? क्या कॉन्फिडेंस और स्टाइल हमें आसानी से प्रभावित कर देते हैं? और अगर हां, तो क्या हम कभी किसी के अंदर छुपे अंधेरे को सच में पहचान सकते हैं? नेविल हीथ की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये इंसानी भरोसे की कमजोरी की कहानी भी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि हर चमकती हुई पर्सनैलिटी सुरक्षित नहीं होती। और शायद इस अध्याय की सबसे भारी सच्चाई यही है कि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिनसे लोग सबसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कर्नल डेविड रसल विलियम्स। जब लोग एक मिलिट्री ऑफिसर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सम्मान, अनुशासन और जिम्मेदारी की तस्वीर बनती है। एक ऐसा इंसान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हो, जिस पर लोग भरोसा करें। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सम्मान की उसी तस्वीर के पीछे एक बेहद खतरनाक सच छुपा हो। कर्नल डेविड रसल विलियम्स की कहानी इसी डरावनी सच्चाई को सामने लाती है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से बेहद सफल, अनुशासित और सम्मानित दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था जिसे लंबे समय तक कोई समझ नहीं पाया। विलियम्स कनाडा की मिलिट्री में ऊंचे पद पर था। उसने अपने करियर में सम्मान और भरोसा हासिल किया था। लोग उसे इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल मानते थे। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती थी, अच्छा करियर, सम्मान, स्थिर जीवन। लेकिन कई बार इंसान के अंदर की लड़ाई बाहर की सफलता से बिल्कुल अलग होती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके अपराध अचानक नहीं शुरू हुए। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग तरह का ऑब्सेशन बढ़ने लगा। शुरुआत छोटी चीजों से हुई, सीक्रेट फैंटेसीज छिपकर दूसरों की निजी जिंदगी में घुसने की इच्छा, और धीरे धीरे वही अंधेरा ज्यादा खतरनाक होता गया। कई साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि कुछ अपराध अचानक पैदा नहीं होते, वे इंसान के दिमाग में लंबे समय तक धीरे धीरे बनते रहते हैं। अगर समय रहते उन्हें रोका न जाए तो वे खतरनाक रूप ले सकते हैं। विलियम्स का मामला इसी बात का उदाहरण था। बाहर से वो शांत और प्रोफेशनल दिखाई देता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके अंदर ऐसी सोच चल रही होगी। यही दोहरी जिंदगी सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। दिन में सम्मानित ऑफिसर और रात में अंधेरे जुनून से भरा इंसान। उसके अपराधों में सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि कंट्रोल और सीक्रेट पावर की भावना भी थी। उसे दूसरों की प्राइवेसी और सुरक्षा को तोड़ने में मानसिक संतुष्टि मिलने लगी थी। धीरे धीरे ये मानसिकता और खतरनाक होती गई। जब उसके अपराध सामने आने लगे तो पूरे समाज को झटका लगा। लोगों के लिए यह मानना मुश्किल था कि इतना सम्मानित इंसान ऐसा कर सकता है, क्योंकि समाज अक्सर यह मानता है कि सफलता और सम्मान इंसान को अच्छा बना देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी उपलब्धियां हमेशा अंदर के अंधेरे को खत्म नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और डरावनी बात सामने आई। विलियम्स बहुत ऑर्गेनाइज था। वो प्लानिंग करता था, सावधानी बरतता था और लंबे समय तक अपने अपराधों को छुपाने में सफल रहा। यानी उसका दिमाग अस्थिर नहीं, बल्कि बेहद कैलकुलेटेड तरीके से काम कर रहा था। क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स ने धीरे धीरे क्लूज जोड़ने शुरू किए। टेक्नोलॉजी, एविडेंस, बिहेवियर पैटर्न्स, इन सब की मदद से सच्चाई सामने आने लगी। और जब आखिरकार उसका नाम सामने आया तो लोगों के लिए वो किसी शौक से कम नहीं था। पूछताछ के दौरान उसके अंदर अजीब शांति दिखाई देती थी। वो बाहर से टूटता हुआ नहीं दिख रहा था। यही मानसिक ठंडापन कई लोगों को अंदर तक डरा गया, क्योंकि एक सामान्य इंसान अपराध के बोझ से टूट सकता है, लेकिन कुछ लोग इमोशन को अंदर दबाकर सामान्य बने रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि उसके अंदर ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता गया था। वो अपने अंदर के अंधेरे को रोक नहीं पा रहा था, और शायद समय के साथ उसने खुद को यह विश्वास दिला दिया था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये मामला ये भी दिखाता है कि अपराध हमेशा गरीबी या असफलता से नहीं जुड़ा होता। कई बार ऊंचे पद, सम्मान और प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे भी मानसिक अंधेरा छुपा हो सकता है। सबसे दुखद बात यह थी कि उसके अपराधों ने उन लोगों का भरोसा तोड़ दिया जो उसे सम्मान की नजर से देखते थे। एक इंसान जो सुरक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता था, वही दूसरों के लिए खतरा बन चुका था। विलियम्स की कहानी इंसानी साइकोलॉजी का एक और डरावना पहलू दिखाती है कि कुछ लोग बाहर से पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा होता है।
और कई बार आसपास के लोग ये बदलाव बहुत देर से समझ पाते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान की असली पहचान उसके पद, उसकी वर्दी या उसकी सफलता से तय होती है? शायद नहीं, क्योंकि असली सच्चाई हमेशा इंसान के दिमाग और उसके छुपे हुए विचारों में होती है। डेविड रसल विलियम्स की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, यह उस टूटे हुए भरोसे की कहानी भी है जो तब पैदा होता है जब सम्मानित चेहरों के पीछे छुपा अंधेरा सामने आता है। और शायद इस अध्याय की सबसे भारी सच्चाई यही है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक अंधेरा वहीं छुपा होता है जहां लोग सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। चैप्टर 11, जोडी एन एरियास। हर खतरनाक कहानी हमेशा अंधेरी गलियों या डरावने चेहरों से शुरू नहीं होती। कई बार वो प्यार, रिश्ते और भरोसे से शुरू होती है। एक ऐसा रिश्ता जो शुरुआत में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो जुनून, कंट्रोल, ईर्ष्या और मानसिक अंधेरे में बदलने लगता है। जोडी एन अरियास की कहानी इसी टूटे हुए रिश्ते और खतरनाक ऑब्सेशन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार और पोजेशन के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। जोडी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, शांत, आकर्षक और सोशल। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग आसानी से उससे जुड़ जाते थे, लेकिन उसके अंदर इमोशन बहुत गहराई से काम करते थे और धीरे धीरे वही गहराई एक खतरनाक जुनून में बदलने लगी। उसका रिश्ता ट्रेविस अलेक्जेंडर के साथ शुरू में सामान्य दिखाई देता था। दोनों करीब आए, समय बिताया, सपने देखे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। रिश्ते टूटने लगे, फिर जुड़ने लगे। इमोशनली डिस्टेंस और अटैचमेंट दोनों साथ चलने लगे। यही इमोशनल कंफ्यूजन कई बार इंसान के अंदर गहरी बेचैनी पैदा करता है। कुछ लोग दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते को छोड़ नहीं पाते। उनके अंदर फियर ऑफ लूजिंग इतना गहरा हो जाता है कि प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान अपनी पहचान को पूरी तरह किसी रिश्ते से जोड़ देता है, तब टूटन उसके अंदर बहुत खतरनाक असर छोड़ सकती है। उसे लगता है कि अगर रिश्ता खत्म हुआ तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और यही सोच कई बार मानसिक संतुलन को कमजोर करने लगती है। जोडी के मामले में भी लोगों ने यही सवाल पूछा, क्या यह सिर्फ गुस्से का मामला था या इसके पीछे लंबे समय से बढ़ता हुआ इमोशनल ऑब्सेशन था? जब यह मामला सामने आया तो पूरी दुनिया की नजर उस पर टिक गई, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, यह ह्यूमन इमोशन के सबसे उलझे हुए हिस्से की कहानी बन चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जोडी शुरुआत में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही। उसने अलग अलग कहानियां बताई, कभी खुद को विक्टिम बताया, कभी घटनाओं को बदलकर पेश किया। यानी सच और झूठ के बीच एक ऐसा जाल बन गया जिसे समझना आसान नहीं था। यही चीज इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि कई बार अपराध सिर्फ हिंसा नहीं होता, बल्कि मैनिपुलेशन और इमोशनल कंट्रोल का भी हिस्सा बन जाता है। कोर्टरूम में भी जोडी का बिहेवियर लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। कभी वो शांत दिखाई देती, कभी भावुक, कभी टूटती हुई और कभी बिल्कुल सामान्य। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसके अंदर असली इमोशन क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसके अंदर अटेंशन और इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। वो रिश्ते को खोना स्वीकार नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वही डर खतरनाक मानसिक स्थिति में बदल गया। लेकिन यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की भी कहानी है, जहां प्यार धीरे धीरे कंट्रोल, जेलसी, फियर और मानसिक दबाव में बदल जाता है। कई रिश्तों में लोग शुरुआत में छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार शक करना, हर समय कंट्रोल करना, इमोशनली मैनिपुलेट करना, अत्यधिक अटैचमेंट, ये सब धीरे धीरे खतरनाक रूप ले सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें प्यार समझ बैठते हैं। जोडी आरियस का मामला यह भी दिखाता है कि इमोशन इंसान को कितना बदल सकता है। जब दर्द, अकेलापन, गुस्सा और जुनून एक साथ मिलते हैं तो इंसान का दिमाग रियलिटी और इमोशन के बीच फंसने लगता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से वो किसी खतरनाक अपराधी जैसी दिखाई नहीं देती थी। यही वजह है कि लोग इस केस से इतने प्रभावित हुए, क्योंकि ये कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक अंधेरा रिश्तों के अंदर छुपा होता है। कोर्ट में जब एविडेंस सामने आने लगे तो लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक रिश्ता इतना हिंसक अंत कैसे ले सकता है। लेकिन यही इंसानी इमोशन की जटिलता है। प्यार अगर संतुलित न रहे तो वही भावना धीरे धीरे विनाशकारी बन सकती है। साइकोलॉजिस्ट्स ने इस केस को ऑब्सेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी के नजरिए से भी समझने की कोशिश की, क्योंकि यह मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन की भी कहानी था। इस अध्याय का सबसे गहरा एहसास यही है कि हर खतरा नफरत से पैदा नहीं होता।
कई बार वो जरूरत से ज्यादा प्यार, जुनून और खोने के डर से पैदा होता है। और शायद जोडी आरियस की कहानी आज भी लोगों को इसलिए याद रहती है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसान अपने अंदर कितना खतरनाक अंधेरा पैदा कर सकता है। चैप्टर 12 डगलस डैनियल क्लार्क एंड कैरल मेरी बंडी। दुनिया में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर सिर्फ डर नहीं बल्कि बेचैनी महसूस होती है, लेकिन जब दो लोग मिलकर अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं तब कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि अकेला इंसान कभी कभी रुक सकता है, लेकिन जब दो दिमाग एक दूसरे के अंधेरे को बढ़ाने लगें तब विनाश और गहरा हो जाता है। डगलस डैनियल क्लार्क और कैरल मेरी बंडी की कहानी ऐसी ही भयावह सच्चाई की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार नहीं बल्कि हिंसा, कंट्रोल, मैनिपुलेशन और अंधेरा बढ़ता गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की मानसिक कमजोरी को समझने लगे और वही समझ उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती गई। डगलस क्लार्क बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर महिलाओं के प्रति गहरी हिंसक सोच और कंट्रोल की चाहत थी। दूसरी तरफ कैरल बंडी इमोशनली कमजोर और मानसिक रूप से अस्थिर मानी जाती थी। शुरुआत में वो शायद सिर्फ प्यार और अपनापन चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्लार्क के अंधेरे प्रभाव में डूबती चली गई। यही इस मामले की सबसे डरावनी बात है कि कभी कभी एक इंसान का अंधेरा दूसरे इंसान के अंदर भी फैलने लगता है। धीरे धीरे सही और गलत की समझ कमजोर होने लगती है और रिश्ता टॉक्सिक होकर खतरनाक दिशा में बढ़ने लगता है। क्लार्क बेहद मैनिपुलेटिव माना जाता था। वो लोगों को कंट्रोल करना जानता था। खासतौर पर कैरल को उसने उसके इमोशन, उसकी कमजोरी और उसके डर को धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में बदल दिया। यानी ये रिश्ता बराबरी का नहीं था, ये मानसिक कंट्रोल का रिश्ता बन चुका था। कैरल धीरे धीरे क्लार्क की सोच को स्वीकार करने लगी। वो उसकी हिंसक मानसिकता के साथ बहने लगी और यही चीज इस केस को और ज्यादा भयावह बनाती है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी मॉरल थिंकिंग खोने लगता है तो वो दूसरों के अंधेरे का हिस्सा बन सकता है। दोनों के अपराधों में सिर्फ हिंसा नहीं थी बल्कि एक अजीब मानसिक जुड़ाव भी था, मानो वे एक दूसरे के अंधेरे को और मजबूत कर रहे हों। यही वजह है कि क्राइम साइकोलॉजी में ऐसे केसेस को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ रिश्ते इंसान को बेहतर बनाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान के अंदर छुपे सबसे बुरे हिस्से को बाहर ले आते हैं। अगर रिश्ता मैनिपुलेशन, फियर और मानसिक निर्भरता पर टिक जाए तो इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो सकता है। क्लार्क के अंदर पावर और क्रूएल्टी की भावना बहुत गहरी थी। उसे दूसरों को डराकर और कंट्रोल करके मानसिक संतुष्टि मिलती थी, जबकि कैरल धीरे धीरे उसकी दुनिया में इतनी फंस चुकी थी कि वो सही और गलत के बीच की दूरी खोने लगी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से वे सामान्य कपल की तरह दिखाई दे सकते थे। यही बात लोगों को अंदर तक डरा देती है, क्योंकि खतरा हमेशा अकेले इंसान के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो रिश्तों के अंदर छुपा होता है। जब उनके अपराध सामने आने लगे तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया। कैसे दो इंसान मिलकर इतनी हिंसक मानसिकता में जी सकते हैं? लेकिन यही ह्यूमन साइकोलॉजी का अंधेरा पहलू है। अगर दो कमजोर और अस्थिर दिमाग एक दूसरे के अंधेरे को बढ़ाने लगें तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। कैरल के बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि वो पूरी तरह जन्म से हिंसक नहीं थी, लेकिन लगातार मानसिक इन्फ्लुएंस और इमोशनल डिपेंडेंसी ने उसे बदल दिया। धीरे धीरे उसने अपनी सोच क्लार्क के हवाले कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। ये मामला ये भी दिखाता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। धीरे धीरे इंसान दूसरे की रियलिटी बदलने लगता है। उसे ये महसूस कराया जाता है कि गलत चीजें भी सामान्य हैं, और जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो इंसान अपनी नैतिक समझ खो सकता है। क्लार्क और बंडी की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंस की कहानी भी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि गलत रिश्ते इंसान को अंदर से कितना बदल सकते हैं। कोर्ट में जब दोनों के बारे में बातें सामने आईं तो लोगों को यह समझ आया कि इंसानी दिमाग अकेले ही नहीं बल्कि रिश्तों के जरिए भी अंधेरे में जा सकता है। कभी कभी प्यार जैसा दिखने वाला रिश्ता असल में मानसिक कैद बन चुका होता है। इस अध्याय का सबसे भारी एहसास यही है कि हर खतरा अकेले नहीं आता। कभी कभी दो लोग मिलकर ऐसा अंधेरा बना देते हैं जो अकेले शायद कभी पैदा ही ना होता। और शायद डगलस क्लार्क और कैरल बंडी की कहानी आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रभाव उसके आसपास के लोगों से आता है। अगर साथ सही हो तो इंसान संभल सकता है, लेकिन अगर साथ अंधेरा हो तो वही रिश्ता इंसान को धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जा सकता है।